ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स की धूम है। इसे लेकर महिला और पुरुष वर्ग के कबड्डी मैच की शुरुआत हुई, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक की टीमों ने हिस्सा लिया। बता दें कि 5 दिन तक चलने वाली कबड्डी प्रतियोगिता का 2 फरवरी को फाइनल मैच होगा। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की जो शुरुआत है यहाँ पर हो चुकी है। फिलहाल आप साफ तौर पर देख सकते हैं नेशनल जो गेम है उनका आज यहाँ पर आगाज हो चुका है। हरिद्वार के वंदना कतार स्टेडियम में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन द्वारा यहाँ पर चाकचौबंद की गई है। जो भी व्यक्ति या फिर दर्शक यहाँ पर पहुंचे उनकी पूरी तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग यहाँ पर पूरी की जा रही है। साफ तौर पे आज यहाँ पर जो है पहले दिन पुरुष और महिला की जो कबड्डिया प्रतियोगिता आज यहाँ पर शुरू हुई और अब से जो है ये 5 दिन तक चलेगी। तो कुल मिलाकर जो दर्शक है वो भी यहाँ पर लगातार जो है गेम्स का देखना यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से पुख्ता यहाँ पर निजाम किए गए। सुरक्षा लेकर जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच रहे, उनकी भी यहाँ पर पूरी जो है प्रतियोगिता को लेकर पूरा बंदोबस्त उनका यहाँ पर किया गया है। प्रशासन कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिस तरह से आज पहले दिन महिला और पुरुष की कबड्डी प्रतियोगिता यहाँ पर दिखाई दी तो कहीं ना कहीं जो दर्शक है उनमें भी खास तौर पर यहाँ पर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। क्या आज से हमारा कबड्डी स्टार्ट हुआ है और शाम 4 बजे से स्टार्ट हुआ है। अभी लीग जो है लीग मैचेस स्टार्ट हुए हैं और हमारे कलरी पट्टू भी आज से स्टार्ट हुआ है जो पुलिस लाइन में हो रहा है, उसके भी मैचेस चल रहे हैं। तो सब सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और मैचेस अच्छे से स्टार्ट हो गए हैं। देखिए उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था सब होटल्स में की गई है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा सब लोगों के रहने और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, मजे सा हो। अभी मैच देखा मैंने, अंदर यूपी का बहुत तगड़ा मैच हुआ, मतलब फुल सुविधा बढ़िया, मतलब अच्छा। भाई जी जगह नहीं है अंदर, बहुत भीड़ है बहुत। बस सिंपल यहाँ चेकिंग हुई, अंदर गए, पीछे से एंट्री हुई, कुछ नहीं, नॉर्मल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अभी जो चल रहा है वो कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का चल रहा है, उससे पहले भी 2 टीमों का चल रहा था, उस पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया, पर यह बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है, फुल एंजॉय हो रहा है। नहीं वैसे तो पहले देखा नहीं, पर यहाँ पे देखने में काफी अच्छा लगा। लोगों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है, चेकिंग वगैरह बढ़िया हो रही है। ये नहीं है कि कोई भी ऐसे ही आधार कार्ड वगैरह सब देखे जा रहे हैं और अच्छे से मेंटेनेंस प्रशासन, नहीं टिकट वगैरह कोई नहीं, सब फ्री है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया था। साथ ही उत्तराखंड को दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा जताई थी। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ लोगों को देवभूमि में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने को कहा। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों पर टूरिज्म बढ़ावा देने की बात कही। उन स्थानों को विकसित करने के प्रयोजनों पर भी बातचीत हुई है। और जो शीतकालीन यात्रा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिसको प्रारंभ किया है और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तो इस तरह से उसको भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कल चर्चा की है। और भारतमाला परियोजना को भी जो है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उसको भी प्रगति मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक से बढ़कर एक परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का अपना वो दिखाया है, संकल्प दिखाया है। और राष्ट्रीय खेलों को लेकर खिलाड़ियों में भारी उत्साह है। नेशनल गेम्स के दूसरे दिन कर्नाटक ने स्विमिंग में 3 बार गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, गुजरात और ओडिशा ने भी राष्ट्रीय खेलों में पदक लेकर अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है। प्लेटफॉर्म किया हूँ। अच्छा। इससे पहले जो गोल्ड जीता मैं उसके साथ ही कम्पीट किया था। हम लोग एक ही टीम में हैं, हम सर्विसेज से हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, बस इतना ही मेहनत है। हमारा मिशन ओलंपिक विंग है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी मुकाम चढ़ना पड़ेगा हम लोग उसके लिए तैयार है, क्योंकि आर्मी हमें उसी के लिए रखा है और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल इसी के लिए बना हुआ है। मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पर आर्मी में यहीं पर ट्रेनिंग किया हूँ मैं, तो यहाँ का वादियों से मैं पहली बात तो मैं परिचित हूँ। तो वापस आके इतना सालों बाद मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। और पहली बात तो उत्तराखंड ने ये नेशनल गेम्स लिया है, सबसे पहले उत्तराखंड को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और आने वाले ऐसे गेम्स हमारे लिए वापस ऑर्गेनाइज कीजिए। अभी नेशनल गेम्स का जो स्विमिंग का वेन्यू है यहाँ पे हम हैं और अवार्ड सेरेमनी अभी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि
पर्सनली इसको देखा जाए यहाँ पे अरेंजमेंट्स को, और विशेषकर जो हमारे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनकी व्यवस्थाओं का, और सभी ने इनको सराहा है। और हम ये फीडबैक भी ले रहे हैं, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो उसको भी किया जाएगा। और आने वाले दिनों में ये भी यहाँ पे हमने अटेम्प्ट किया है कि जो अलग अलग स्कूल्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को सभी स्पोर्ट्स का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिलता रहे। यहाँ का पूल बहुत अच्छा है और फर्स्ट टाइम मेरा उत्तराखंड में कंपटीशन रहा है। अच्छा। और थोड़ा सा ठंडा तो लगा, लेकिन पूल बहुत अच्छा बनाया, पानी भी वार्म था, तो बहुत अच्छा लगा। आज मैं 10 मीटर हाई वॉक खेला था आज एक इवेंट में, तो गोल्ड मेडल जीता हूँ मैं। उत्तराखंड काफ़ी ठंडा है, पुणे से तो काफ़ी, तो मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो मणिपुर में तो सेम वेदर है, लेकिन पुणे में गर्म था। अच्छा। तो यहाँ आने के बाद थोड़ा सा एक्सचेंज तो हुआ, लेकिन पानी वार्म था तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। उसके बाद होटल भी मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है। उसके बाद पूल अच्छा है। उसके बाद यहाँ पूल में भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, नेशनल गेम्स मेरा ये दूसरी बार है। गोवा में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था सेम इवेंट पे, और ये सेकेंड टाइम है। First of all, this is my first gold medal in National Games. I got gold in 100 meter butterfly. Last year, Goa National Games, I got third in the same event. So I'm feeling very proud and happy. My mother is here with me, so I'm hoping she is also happy here. Uttarakhand, this facility here is very good. The cold weather, but everything else is nice. Swimming pool, yeah, it's very good. The blocks and everything is good. प्रदेश में 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक महातिम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि फायर सीजन के दौरान जंगलों में आग की घटनाओं पर ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इस कड़ी में टीम के कुछ सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 2024 में राजा जी में एक अभिनव प्रयास हुआ कि जिसमें हम ड्रोन का इस्तेमाल करते थे फायर मॉनिटरिंग के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आबादी है नहीं, और यदि पहाड़ के पीछे आग लगी है या फिर कहाँ पर आग लगी है, तो सैटेलाइट की तो एक सीमा है, वो दिन में 2 बार ही हमें अलर्ट देता है। लेकिन ड्रोन हमारे पास है, तो हम पहाड़ी के पीछे या कहाँ पर आग लगी है, किधर से धुआं उठ रहा है वाकई में, वो हम देख सकते हैं। वो हमने इस बार देखा भी था। उसके अतिरिक्त कुछ हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा ऋषिकेश के ऊपर का नीलकंठ मंदिर का क्षेत्र है, तथा यहाँ हरिद्वार में हिल बाईपास, बिल्केश्वर और मनसा देवी का क्षेत्र है जो आबादी से लगता है। वहाँ भी हमने ड्रोन से मॉनिटरिंग की थी। उसके हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिले, क्योंकि हमको तत्काल ही हमें पता चल जाता था कि किस स्पॉट पर आग है, और हम उस हिसाब से उसको कंट्रोल कर लेते थे। खबर देहरादून से, जहां महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय में मॉडल टीकाकरण केंद्र की स्थापना की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि टीकाकरण केंद्र में आने वाली गर्भवती माताओं और शिशुओं को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। से पहले उत्तराखंड राज्य प्रथम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है और यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। और अभी सभी जिस प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग में भी काफी हमारे भाई लोग हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो सभी तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आगे देखा जाएगा कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो अभी तो लोग इसको पढ़ लें, अभी मसौदा सबके पास आ जाए, उसको अच्छे से स्टडी कर लें, और स्टडी करने के बाद भी अगर कहीं पे कोई चीज दिखाई ऐसी प्रतीत होती है कि समाज के लिए या वर्गों के लिए एक डिफरेंस क्रिएट करती है, तो आगे देखा जाएगा। और जहां संशोधन करने की आवश्यकता होगी वहां पे संशोधन करने का भी उसमें पूरा प्रावधान है। खटीमा में भारत नेपाल सीमा स्थित शारदा सागर डैम में बसे गांवों की सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल और खेत खलिहान जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हो गए, जिसे लेकर ग्रामीणों के घरों में भी पानी घुस गया है। ग्रामीण परेशान हैं, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। वहीं सूचना पर पहुंचे उत्तराखंड किसान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने खुद नाव में बैठकर ग्रामीणों और किसानों के साथ भ्रमण किया। हमारा यही प्रयास था कि एक तो पहले ज़िले में एक हमारा इंटीग्रेटेड मॉडर्न टीकाकरण केंद्र बने, जहाँ पे हफ्ते में 2 दिन नहीं बल्कि हर दिन वैक्सीनेशन हो बच्चों की।
हमारी डिलीवरीज हो रही हैं। हमारा कैपिटल राजधानी क्षेत्र है, तो दूर दराज से लोग भी आ रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो जो डिमांड हमारा था वो बढ़ता जा रहा था, तो उसके दृष्टिगत ये भी आवश्यक था कि हम एक ऐसा केंद्र यहाँ पर विकसित करें जो दूसरे जिलों के लिए भी एक मॉडल साबित हो। ये आज हमारा सफल रहा और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी गई है स्टाफ की, हमारे ANM की, पैरामेडिक्स की, जो हमारे 12 घंटे यहाँ पर टीकाकरण करेंगे। शिफ्ट्स में इनकी ड्यूटीज़ चेंज होंगी और आपने जैसे दौरा किया है तो यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ की अलग अलग सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। उम्मीद है कि इससे हमारे माताओं को, नवजात शिशुओं को, फैमिलीज़ को एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी। सेकेंडली हमारा था कि जो ब्लड बैंक था, जिसके लिए शासन ने भी बहुत सहयोग किया और उसका और रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। दिल्ली की सत्ता से करीब 2.5-3 दशक से दूर बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। लक्ष्य है सत्ता से वनवास को खत्म करना। पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की घेराबंदी तो कर रही है, उसकी मुफ्त की योजनाओं की काट के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने वादों की बौछार भी कर रही है। बीजेपी दिल्ली चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो, जिसे वह संकल्प पत्र कहती है, 3 हिस्सों में जारी कर रही है। अब तक 2 हिस्से जारी हो चुके हैं और दोनों में ही मुफ्त की रेवड़ियों की भरमार है। बीजेपी का संकल्प पत्र भाग 1, महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को हर महीने 25 ब्रेक के बाद स्वागत है। खटीमा में भारत नेपाल सीमा स्थित शारदा सागर डैम में बसे गांव की सैकड़ों एकड़ फसल और खेत खलिहान जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हो गए, जिसको लेकर ग्रामीणों के घरों में पानी घुस गया है। लोग भी परेशान हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे उत्तराखंड किसान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने खुद नाव में बैठकर पूरी स्थिति का भ्रमण किया। आपने देखा कि हम लोग खेतों में किश्ती से घूम रहे थे और खेत में गन्ना खड़ा है। इन बेचारों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये शारदा सागर डैम जो पीलीभीत का उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये जानबूझकर हमारे इन खेतों में पानी भरते हैं, जानबूझकर इनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस सड़क पे आप, जिस मार्ग पे आप खड़े हैं, वो मार्ग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिया गया है। आप बिजली के खंभे देख रहे हैं, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिए गए। आप ये पुलियाँ देख रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए। जो आपने स्कूल देखा, उनके द्वारा दिया गया। ये मार्ग जो है पिछले 1-2 साल पहले बना था। मैं ये कहना चाहता हूँ इन अधिकारियों को, जो शारदा सागर के अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, कि आप जानबूझकर हमारे किसानों को परेशान करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं। ये 1960 से यहाँ बसे हुए, 1960 से इनके बुजुर्ग बेचारे, जिन्होंने जमीन जंगल आबाद किए, बंजर आबाद किए और यहाँ के निवासी हैं। इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं, इनके जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है इनका। ये इलीगल नहीं है, ये लीगल लोग हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, आपके माध्यम से ये कहना है कि उन अधिकारियों को कि आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। वैसे तो अधिकारियों ने कहा कि कल से हम पानी कम करना शुरू कर देंगे, मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई, लेकिन मैं उनको फिर कहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर आपने अगर पानी कम नहीं किया तो ये खुद किसान जाके आपके जो डैम है उसके गेट खोल के पानी खुद कम करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं उनके साथ चले जाऊँगा। हम लोगों की शिकायत यही है कि हम लोग बड़े परिश्रम से गन्ना बोते हैं और बड़ी उम्मीद लगा कर बोते हैं कि इस गन्ने को बेच करके हम लोग शादी विवाह या कुछ भी, कोई भी फंक्शन कर सकते हैं या अपने बच्चों की जीविका चला सकते हैं। लेकिन सरकार हम गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाती है और हम लोगों के खेतों में पानी भर करके डंप कर दिया जाता है, जिससे हमारी सारी फसलें जो हैं नुकसान हो जाती हैं। और उसके बाद फैक्ट्री जो है फरवरी के लास्ट तक चलने वाली है। और सोसाइटी हम गए हुए थे, सोसाइटी वालों ने बताया कि आप लोग अपना गन्ना जो है फटाफट निकाल लीजिए, क्योंकि फरवरी के अंदर जो है ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा, सर अगर फैक्ट्री फरवरी के अंदर बंद होती है तो हमारे सारे मेहनत
सारे गन्ने सारे काश्तकार के धरे रह जाएंगे। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि हम गरीबों की बात को सुन करके अति शीघ्र पानी निकालने की व्यवस्था की जाए और फैक्ट्री जो फरवरी तक चल रही है उसको 10 मार्च तक किया जाए। खबर हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड सरकार और CII का 2 दिवसीय एप्सो मेले की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम में सिडकुल के प्रबंध निदेशक प्रतीक जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, मेले का उद्घाटन किया। वहीं दूसरी तरफ मेले में 60 से ज्यादा विभिन्न उद्योगों की प्रदर्शनी भी देखने को मिली। इस अवसर पर सिडकुल के प्रबंध निदेशक ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आज हमने हरिद्वार में यहाँ पे CII के साथ उत्तराखंड सरकार ने एक 2 दिन का इंडस्ट्रियल समिट ऑर्गेनाइज किया है, एक एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें मूलतः हमारे यहाँ पे जो भी MSMEs काम कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स भी सेटअप करी हैं। बाहर से भी लोग आए हैं देखने के लिए कि उत्तराखंड में किस तरह से काम चल रहा है। और हमने हमारे सोर्सेज के माध्यम से सबको ये सूचना भी दी है कि क्या क्या नए आयाम है उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए। आप सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। हमारे यहाँ पे आपने देखा 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOUs आए थे। उसमें से 85,000 करोड़ से ज़्यादा के MOUs हमने ग्राउंडिंग भी करवा लिए हैं। आगे हमारे कुछ बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फ्लैटेड फैक्ट्री, खानपुर इंडस्ट्रियल पार्क, खुरपिया में इंडस्ट्रियल पार्क, हमारा पंतनगर क्षेत्र में। तो ऐसे काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने लाइन अप कर रखे हैं। जो अभी की नीतियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है इंडस्ट्रीज़ के लिए। बहुत अच्छी कैपिटल सब्सिडी भी हम लोग दे रहे हैं मेगा इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी में, कस्टमाइज पैकेज पॉलिसी भी है बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी उत्तराखंड में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे अब आ रहे हैं और स्टार्टअप्स के लिए हमने 200 करोड़ का वेंचर फंड भी लॉन्च किया है, जिसकी वजह से और अधिक स्टार्टअप्स यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हम ऑलरेडी कर रहे हैं और ऐसी समिट्स के माध्यम से ये एक तरीका है कि और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट किया जाए, ताकि और नीड समझी जाए कि इंडस्ट्रीज़ क्या चाहती है और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट में हम लोग बैठ के पॉलिसी भी उसी तरह से फॉर्मुलेट कर सकें। राजधानी देहरादून के 47 वार्डों से कूड़ा उठाने में अब नगर निगम पर 2 गुना भार पड़ेगा। दरअसल नई कंपनी ने 1,775 रुपए प्रति टन के हिसाब से कूड़ा उठाने का काम अब वो करेगी। वहीं दूसरी तरफ पुरानी कंपनी कम पैसों में प्रति टन के हिसाब से कूड़ा उठाने का काम करती थी। इसके अलावा कूड़ा एकीकरण का लोगों से लिया जाने वाला शुल्क भी नगर निगम के बजाय कंपनी के खाते में ही जाएगा। हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट कलेक्शन में, सेग्रीगेशन में एंड देन डिस्पोजल में अलग अलग वार्ड्स में 3 कंपनीज काम कर रही थी। सो द डे आई ज्वाइंड एज प्रशासक निगम, सो वहाँ पे कई सारी पब्लिक कंप्लेंट्स और एडवर्स फीडबैक्स प्राप्त हुए थे और जो निरंतर बढ़ते जा रहे थे। तो उसके दृष्टिगत कंपनीज का रेगुलर रिव्यू किया गया था। उनको कई टाइम बाउंड अल्टीमेटम्स और नोटिस प्रदत्त किए गए थे, फाइन्स किए गए थे, लैक्स ऑफ रुपीज़ दे वर पेनलाइज विद। उसके बाद भी जब पर्टिकुलर कंपनी से सुधार नहीं देखने को मिल रहा था तो इट वाज वी वर ड्यूटी बाउंड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। इसी के दृष्टिगत काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के पश्चात, एक्सपर्ट्स की राय लेने के पश्चात और हमारे अन्य राज्यों से, हमारे अधिकारियों से, वहाँ के मेयर से फीडबैक लेने के पश्चात एक बिड डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, RFP, जिसमें हमें एक अच्छी क्रेडेंशियल्स की कंपनी यहाँ पे मिले, जिसके पास अपनी कैपेसिटी हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी के साथ साथ वाहनों की कैपेसिटी, मैन पावर की कैपेसिटी, वर्किंग कैपिटल की कैपेसिटी, ये सब कंपनी के पास हो, जिससे जो लाइबिलिटीज़ हैं वो निगम के ऊपर शिफ्ट ना करे। तो इसी के दृष्टिगत जब हमारा प्रथम चरण में इस तरह की कंपनी जब हमें नहीं मिली तो हमने हरीडली प्रोसीड नहीं किया। वी फाउंड इट बेटर कि हमें द्वितीय चरण में कुछ और चीज़ें डालनी चाहिए अपने बिड डॉक्यूमेंट में और रिसर्च करनी चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है।